अजीत अगरकर भारतीय चीफ सेलेक्टर बनने की रेस में सबसे आगे हैं और अब ये मान लीजिए आज उन्होंने अप्लाई भी कर लिया है। तो अब वो चीफ सेलेक्टर लगभग सुनिश्चित हो चुके हैं। 17 फरवरी से जो सीट वैकेंट पड़ी थी, जब चेतन शर्मा के ऊपर सिटिंग ऑपरेशन के बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। लेकिन इतना डिले क्यों हुआ? और कई लोग कह रहे थे वीरेंद्र सहवाग बनेंगे, सचिन तेंदुलकर भी 2011 बैच से हैं, सौरव गांगुली भी हैं वहां से, लेकिन ये लोग बन क्यों नहीं रहे चीफ सेलेक्टर? इस पे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ वैभव जुड़ चुके हैं। वैभव, अजीत अगरकर कर सकते हैं कुछ नया? क्योंकि हमेशा कोई जब नई पोस्ट पे नया आदमी और कोई क्रिकेट खेलने वाला आदमी आता है, वैसे तो क्राइटेरिया जो है वो इन्होंने ऐसे कुछ लागू कर रखे हैं कि भाई मिनिमम 5 साल आपको रिटायरमेंट के हो चुके हैं और आपको 5-10 जो मैच है इंटरनेशनल वो भी खेले हैं। लेकिन अजीत अगरकर जैसे तबके का मतलब इतने ज्यादा उन्होंने इंटरनेशनल मैच, लगभग 250 के आसपास इंटरनेशनल मैच इंक्लूडिंग T20 आईज, ओडीआई एंड ऑल्सो टेस्ट मैचेस। 2007 विनिंग वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा रहे हैं ये अजीत अगरकर। लॉर्ड्स में भी इनका शतक है। काफी जो है कामयाब क्रिकेटिंग करियर रहा है इनका, और नाम इनका जो है वो वर्ल्ड कप विनर्स के रूप में भी लिया जाता है। लेकिन अब चीफ सेलेक्टर, अब इनको एक ऐसी टीम चुननी है जो वर्ल्ड कप विन करे। तो अजीत अगरकर एज ए चीफ सेलेक्टर आप कैसा मान रहे हैं, और इनके ऊपर इनकी हिस्ट्री क्या रही है एक्चुअल में, तो वो आप बताइए। बिल्कुल, जो खबरें आ रही थी कि चीफ सेलेक्टर बनने की, उस पे जो है मुहर तब लग गई थी जब खबर आई कि इन्होंने और शेन वॉटसन ने जो है दिल्ली डेयरडेविल्स का इनका जो कोचिंग रोल था उससे इस्तीफा दे दिया है, और उसके अगले दिन ही खबर आती है कि उन्होंने चीफ सेलेक्टर के लिए अप्लाई कर दिया है। तो काफी अच्छा निर्णय लगता है मुझे इस समय, क्योंकि हम एक ऐसा चीफ सेलेक्टर चाहिए था जो हालिया में क्रिकेट खेल रहा हो। क्योंकि आपने देखा है कई सारे ऐसे देश है जहां पर वो चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, जिससे कि उनको ये पता होता है कि अभी किस अप्रोच से क्रिकेट खेला जाता है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन जिसने प्रीवियसली ऑफिस संभाला है, लेकिन हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो अभी का क्रिकेट समझता हो, और अजीत अगरकर उनमें से एक है। और सिर्फ बॉल से नहीं, बैट से भी ये अपना जो है दिखाते थे काफी कारनामा। और अगर कुछ रिकॉर्ड्स की मैं बात करूं तो अजीत अगरकर के नाम पे अभी भी ये रिकॉर्ड है कि किसी भी इंडियन के द्वारा फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी जो इन्होंने 21 बॉल पे लगाई थी, वो अभी भी इनके नाम पे रिकॉर्ड है। इनके नाम पे रिकॉर्ड था फास्टेस्ट 50 विकेट्स लेने का ओडीआई के अंदर, जो बाद में जाके अजंता मेंडिस ने तोड़ा। और इनके पास अभी भी रिकॉर्ड है कि फास्टेस्ट 200 ओडीआई विकेट प्लस 1000 रन बनाने का जो रिकॉर्ड था वो शॉन पॉलक के नाम पे था, जो इन्होंने तोड़ा था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए ज्यादा लंबा अपना करियर नहीं रख पाए, और सिर्फ 29 साल के थे ये जब जब इन्होंने इंडिया के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। उसके बाद ये डोमेस्टिक खेले अगले 7-8 साल तक, और फिर लास्ट में जाके 2013 में इन्होंने जो है रिटायरमेंट घोषित कर दिया। मुंबई के कप्तान भी रहे थे ये डोमेस्टिक साइड के, और काफी इनका ग्लोरियस जो है करियर रहा है। जैसे आपने बताया 2007 जो है T20 विनिंग टीम का ये हिस्सा थे। 2003 जिसमें इंडिया फाइनल तक पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पे भी उस टीम का हिस्सा थे। और जो राइट थे उस समय हमारे कोच, उन्होंने इनको एज ए ऑलराउंडर, एज ए पिंच हिटर काफी यूज किया था। और इनके नाम पे एक काफी इनफेमस रिकॉर्ड भी है कि लगातार कुछ पारियों में 6-7 पारियों में ये डक पे भी आउट हुए थे। तो काफी सारे चीजें जो इनके करियर से जुड़ी हुई थी। हमेशा रन काफी देते थे, लेकिन विकेट टेकर की तरह जो है ये हमेशा काम में आते थे। क्योंकि आपने देखा कई बार की जो विकेट्स इनका लेने की गति थी, जो फास्टेस्ट 50 विकेट्स बाय इंडियन बॉलर, या फिर फास्टेस्ट 200 बाय विकेट ओडीआई विकेट बाय एनी इंडियन बॉलर, तो ये काफी सारे इनके नाम पे रिकॉर्ड है। और जहां तक बात है इनकी, आपने बात करी कि अभी तो हमने देखा है कि जैसे कि एक दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ जुड़े हुए थे, आईपीएल में भी इनको खेलने का एक्सपीरियंस है, कोलकाता और दिल्ली के साथ खेले थे, तो इनको पता है आजकल का क्रिकेट कैसे वर्क करता है। और हमें एक ऐसे प्लेयर की जरूरत थी जिसको दबाया ना जा सके। हम नहीं कह रहे कि पास में जो थे उनको दबाया जाता था, लेकिन एक ऐसा सेलेक्टर हमें चाहिए जैसे कि दिलीप वेंगसरकर थे 2007 के टाइम पे, जब उनको पूरी छूट दी गई, उन्होंने सारे सीनियर प्लेयर को बाहर बिठाया, एमएस धोनी के हाथ में कमान दी, और भारत जो है T20 वर्ल्ड कप जीत के आया। तो उस तरह का हमें प्लेयर चाहिए जो अपनी पावर दिखा सके, जो ये बता सके कि हाँ, अगर वो जो डिसीजन लेना चाहता है तो वो लेके रहेगा, बाद में उसके जो भी रिpercussion होंगे वो उसको झेलने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो इन टोटल 5 जोन्स में बांटा गया है, वो जो सेलेक्टर्स बैठते हैं उस कमेटी में से कोई एक चीफ सेलेक्टर बनता है। अभी भी जैसे बनर्जी जी हैं, सलील अंकोला है, सुंदर दास हैं, जो अभी इंटरिम चीफ चीफ चेयरपर्सन की भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि एक जो पोस्ट थी वो खाली थी, चेतन शर्मा जो कि चुने गए थे, उनका पद खाली था, उनकी जगह अजीत अगरकर आएंगे। बाकी जो सेलेक्टर्स होते हैं उनको 90 लाख प्रति साल
जो है उनकी आय होती है और चीफ सेलेक्टर को 1 करोड़ दिए जाते हैं। लेकिन अब बीसीसीआई जो अपेक्स काउंसिल मीट होनी है 7 जुलाई को, उसमें इस बात पे भी चर्चा रहेगी कि इनकी जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाए। वो क्यों बढ़ा दी जाए? क्योंकि बीसीसीआई अभी पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि बीसीसीआई जो है वो एक अलग अप्रोच लाना चाहती है इंडियन क्रिकेट में। जैसे आपने देखा उन्होंने जो है एक स्पोर्टिंग जो इंडस्ट्री है उसको ही साइन किया अपने जर्सी स्पॉन्सर के ऊपर भी। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का कोई प्लेयर आके और चीफ सेलेक्टर बन जाए। पहले इनकी यही डिमांड थी, लेकिन जो सैलरी थी इनकी 1 करोड़ 1 साल के लिए। यार अभी कोई युवराज सिंह या फिर सचिन तेंदुलकर और भी उस टीम में जहीर खान भी हिस्सा थे, कोई भी उस टीम से उठा लीजिए। वीरेंद्र सहवाग सबसे ज्यादा चर्चित है कि भाई वीरू बन जाएंगे, लेकिन वो बन क्यों नहीं रहे? 1 करोड़ रुपए उन्हें मिलते हैं महज 1 साल के, लेकिन इंडोर्समेंट वगैरह, उनकी कॉर्पोरेट लाइफ, उनके बिजनेसेस और आईपीएल में गलती से कमेंट्री कर ली उन्होंने, किसी बायलैटरल में कमेंट्री कर ली, तो वो इस 1 करोड़ तो वो 1-2 इवेंट में कवर कर लेते हैं। तो वैभव, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सैलरी एक्चुअल में बैरियर है? वरना हमने देखा है, हम इंडियंस ने बहुत कटाक्ष की थी इस बात की कि भाई जयवर्धनी, संकारा, मुथैया मुरलीधरन क्या कर रहे हो, श्रीलंका क्रिकेट को उभार क्यों नहीं रहे? लेकिन जब बात अपने देश पे आती है तो 1 करोड़ कम लगता है। पैसों की तरफ देखते हैं हम, जब हमें जरूरत है इस टाइम पे कोई ऐसे चीफ सेलेक्टर की जो कुछ हार्ड डिसीजन ले सके। बिल्कुल। अगर आप किसी प्लेयर की बात करते हैं तो उसका पीक जो कमाने का समय होता है एज अ प्लेयर वो ज्यादा 7-8 साल होता है। कोई बहुत ही बढ़िया खेल रहे तो 15 साल होता है। एक्सेप्शन ही होते सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी टाइप जो 20-20 साल जो है अपना करियर निकाल लेते हैं। तो वो उसमें जितना कमाते हैं उनको वहां पे कहीं इन्वेस्ट करना होता है। फिर जब आफ्टर प्लेइंग डेज की जो बात आती है वहां पे प्लेयर के पास कमाने की लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। तो उसमें वो ये सोचते हैं कि जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले उसमें ज्यादा से ज्यादा जितना वो पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बाद में जाके उनको उतना काम मिले नहीं मिले। और इनको जो है कॉर्पोरेट इवेंट में बुलाया जाता है, अलग अलग ब्रांड एंडोर्समेंट मिलते हैं। तो जो आप 1 करोड़ का आंकड़ा बता रहे थे जो बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर को मिलता है, तो वो काफी कम लगता है इसके सामने। हालांकि हमारे लिए, नॉर्मल लोगों के लिए काफी ज्यादा है, लेकिन इनको ये भी देखना है उनके फ्यूचर में क्या पता उनको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, कोई इनको आईपीएल टीम लेना ले, कोई इनको एक्सपर्ट एज एक्सपर्ट बुलाए या ना बुलाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्लेयर्स की तरफ से भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली सोचें कि हमको एक जगह कुछ मल्टीपल करोड़ मिल रहे, कहीं एक जगह 1 ही करोड़ मिलेगा, तो हम ऑब्वियसली दूसरी तरफ जाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई इनकी सैलरी नहीं बढ़ा सकता। इनके पास बहुत पैसा है और सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ पैसा जो बीसीसीआई के पास आता है वो मीडिया राइट्स बेच के आता है आईपीएल के, तो वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब ये एक की बढ़ाएंगे तो फिर सबकी बढ़ानी पड़ेगी, और ऐसे फिर बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनकी भी धीरे धीरे आपको जो बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी तरफ बीसीसीआई ऑब्वियसली काम कर रहा होगा। और जो ये एक स्टेप आया है कि जो इस समय रिपोर्ट्स आ रही है कि चीफ सेलेक्टर है उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, तो काफी सही कदम है उस डायरेक्शन में। और मेरे ख्याल से अब जो पास्ट में प्लेयर्स रहे हैं हमारे, क्योंकि आप बात करेंगे 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम की, तो उसके काफी प्लेयर अभी भी रेलेवेंट है। यानी कि लोग में अभी भी उनकी पूछ है, उनको भी अभी ब्रांड ज्यादा मिलते होंगे, ज्यादा अच्छे अमाउंट पे उनके बिजनेसेस सेटअप होंगे। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, इसकी वजह से उनको कई सारे काम ये छोड़ने पड़ेंगे अगर चीफ सेलेक्टर बनते हैं। तो अगर यहाँ पे उनको अच्छा पे किया जाता है तो फिर पूरी उम्मीद है कि आगे जाते हुए हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स जो पास्ट में रह चुके हैं वो भी आपको चीफ सेलेक्टर बनते हुए मिले। बिल्कुल। अजीत अगरकर ऑफिशियल कंफर्मेशन मैच बाकी है। 2020 में भी इन्होंने अप्लाई किया था, जब चेतन शर्मा जी को बनाया गया था उस समय 2020 में भी अप्लाई किया था, लेकिन उस समय इनको चुना नहीं गया था। उसके बाद इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के साथ काम किया, अच्छा काम किया। अभी वाटसन के साथ साथ अजीत अगरकर, इन दोनों ने जो दिल्ली कैपिटल्स वो छोड़ दिए, और उससे साफ ये जाहिर हो गया था कल ही कि भाई अजीत अगरकर जी जो है वो इंडिया के चीफ सेलेक्टर, टीम इंडिया के लिए चीफ सेलेक्टर बनना चाह रहे हैं, और उनको अप्रोच किया गया है बेसिकली। तो और अब बस ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है बीसीसीआई के द्वारा। होपफुली जल्दी ही अपेक्स काउंसिल मीट तक ही जो है वो आपको नए चीफ सेलेक्टर मिल जाए। वेस्ट इंडीज सीरीज की जो टीम है वो चुनी जा चुकी है। उसके बाद जो आयरलैंड सीरीज की जो टीम चुनी जाएगी, एशियन गेम्स की जो टीम चुनी जाएगी, वो आपको अजीत अगरकर जी ही चुनते नजर आएंगे। लेकिन क्या होंगे अजीत अगरकर के सामने 5 ऐसे बड़े चैलेंजेस? आप बने रहे, देखिएगा हमारी अगली वीडियो कि अजीत अगरकर के सामने क्या ऐसे 5 चैलेंजेस हैं, क्यों भारत पिछले 10 साल से
आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत रहा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं रोहित, मेरे साथ वैभव जुड़े थे आप लोगों के साथ इस समय ताजा खबर लेके।